नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बिहार के सीवान से आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग घायल हो गए। किराना और चाय की दुकान पर यह बिजली गिरी और 11 लोग जो उस दौरान चाय की दुकान और किराना दुकान के आसपास मौजूद थे वो घायल हुए हैं। 11 घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुलाब चक्रवात की वजह से लगातार बारिश हो रही है। मुफस्सिल थाना के मौजे महुआरी गांव की एक घटना, जहां पर लोग चाय की दुकान के पास इकट्ठा थे। सुबह का वक्त किराना दुकान में लोगों की भीड़ थी, जिस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग उसकी चपेट में आते हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग घायल हुए हैं। दुकान था, किराना दुकान पे हम लोग बैठे थे 8-10 आदमी, और चाय भी वहाँ बनता था। चाय भी बनता था, कोई चाय पी रहा है, कोई बात कर रहा है, और एक बार अचानक हुआ बम जैसे फटा। या सारे आदमी जहाँ के तहाँ गिर गए। कोई कहीं फेंका गए, कोई कहीं फेंका गए, कोई कहीं फेंका गए। सब लोग घायल हो गए हैं। हाँ, घायल हो गए हैं सब कोई। और सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सिवान से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, फिलहाल सभी घायलों की स्थिति कैसी है? जी देखिए, सभी घायलों को स्थिति सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को जब वहां अगर यूं कहे कि सिवान में ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ा है। और जैसे ये लोग कुछ लोग चाय पी रहे थे और किराना की दुकान के पास अपने सामान लेते ही अचानक आकाशीय बिजली गिरा, जिससे करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को उठाकर सिवान सदर अस्पताल भेजा, जहाँ पे इलाज चल रहा है। पूरी देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी लोग अच्छे हैं। सभी लोग की स्थिति अभी सही बताई जा रही है, क्योंकि सिवान के सदर अस्पताल सभी को स्थानीय लोगों ने त्वरित उठाकर यहाँ पे भेजा, जहाँ पे सभी का इलाज चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप इस वक्त 3 की हालत बताई जा रही है गंभीर। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 11 लोग जख्मी हुए। तस्वीरें आपके सामने। तो नवादा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हुई बारिश की वजह से लोगों की समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुवार को देखिए, दिन भर हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी के 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोग फंस जाते हैं, जिन्हें रात में ग्रामीण और पुलिस प्रशासन की मदद से रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू कर इन्हें बाहर सुरक्षित निकाला जाता है। पहली घटना नरहट थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव की है, जहां नदी में एक युवक फंस गया। नदी पार करने के दौरान युवक जो है अचानक से आई तेज धारा में फंस जाता है और पेड़ के सहारे वो घंटों नदी में ऐसे ही फंसा रहा। वहीं दूसरी घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की है, जहां तेज धार में एक युवक नदी पार करने के दौरान फंस गया। गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर युवक को सकुशल वापस निकाला गया। बजे शाम को यहाँ से चले, बगनौर जा रहे थे ससुराल मनोज पांडे के यहाँ। तो आगे बढ़ने के बाद मेरा पैर फिसला। उसके बाद हम पानी की धार में चले गए और आगे जाके हमको कुछ राहत मिला, जिससे कि ग्रामीणों और प्रशासनों की मदद से हम रेस्क्यू पर बच पाए। दरअसल नवादा में चक्रवाती तूफान गुलाब तबाही मचा रहा है। नरहट के सिराज नहर में जहां धनारजय नदी पर बना डायवर्जन पानी की तेज बहाव में बह गया, वहीं धमौल में बीती रात नाटी नदी में आए उफान से मकान और दुकान पानी पानी हो गए। देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने। गुलाब तूफान का ये असर है, यूं कहिए कि इन इलाकों में कहर है, जहां पर दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। धमौल की तस्वीर देखिए, नाटी नदी जो है वो कहर बरपा रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। नवादा जिले में गुलाब तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। ये तमाम छोटी बड़ी नदियां जो है इस वक्त तूफान पर हैं और इलाके जलमग्न। मुजफ्फरपुर के बाजार समिति में पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है, लेकिन यहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब काउंटिंग में देरी होने पर कई प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं वो नाराज हो जाते हैं। गेट के पास जाने से इन्हें रोका जाता है।
ये बात इन्हें नागवार गुजरती है। प्रत्याशी और समर्थक हंगामा शुरू कर देते हैं। पुलिस ने लोगों को भरसक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, पुलिस की बात को अनसुना कर रहे थे, तो लाठी चार्ज पुलिस की तरफ से कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, जहां पर मतगणना सेंटर पर इन समर्थकों और प्रत्याशियों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। डंडा लेके चहेट रहा है, मार रहा है तो कैंडिडेट को नहीं मार रहा है, महिला के नहीं, सब को मार रहा है, कैंडिडेट को मार रहा है। तो अब मान के चलिए जो हम लोग का ही पता रहता तब 11 बजे के बाद अंदर नहीं जाना है, तब ना हम लोग सवेरे चलाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 11 बजे से पहले क्यों नहीं आया और ट्रैफिक इतना जाम है कि हम लोग लेट हो गए। आधा घंटा तो रामदयालु गोलंबर पे ही लगा है। जाम के वजह से अब जा रहे हैं तो रात प्रशासन चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं। देखिए ये अच्छा नहीं है। देखिए तो मुजफ्फरपुर के बाद मधेपुरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर टीपी कॉलेज मतगणना केंद्र के बाहर भारी हंगामा हुआ है। पुलिस यहां भीड़ को हटाने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने यहां पर बल प्रयोग किया है और हंगामे को शांत बड़ी मशक्कत के बाद कराया जा सका। जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के सहोड़ा पंचायत में ईंट भट्टा में मजदूरी करने वाली रेखा देवी मुखिया का चुनाव जीत गई हैं। दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाली रेखा देवी अब मुखिया बन गई हैं। मजदूर से मुखिया बनी रेखा देवी का कहना है कि गांव और पंचायत के विकास के लिए वो काम करेंगे। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में सबको मौका मिलता है उम्मीदवारी की, और उम्मीदवारी के बाद जब परिणाम आता है और वो शख्स जब सोचा नहीं होगा कि वो मुखिया बनेगा तो उसको कैसा लगता है। ऐसे ही एक शख्स है रेखा देवी, देख सकते हैं अलीगंज प्रखंड के, जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के सहोड़ा पंचायत से मुखिया पद की प्रत्याशी थी। चुनाव परिणाम आया और अभी ये मुखिया बन गई। खास बात यह है कि रेखा देवी अभी तक ईंट भट्टा पर काम करती थी और एक मजदूर थी, लेकिन लोकतंत्र के में चुनाव और पंचायत चुनाव में मौका मिला तो मुखिया बनकर अब सेवा करेंगी जनता के लिए, और इनका अब नाम मुखिया के रूप में जाना जाएगा क्योंकि ये मुखिया बन चुकी हैं। मजदूरी करती थी। कैसा लग रहा है बताइए, क्या पहले क्या करती थी आप? कहाँ पर? भट्टा पर। अब आप मुखिया बन गई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रहा है। तो क्या कहेंगी आप लोगों से, अपने पंचायत गांव का विकास के लिए क्या करेंगी काम? क्या चीज़ सबसे जरूरी क्या है? सेवा करेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि सेवा करेंगे। इनके साथ इनके समर्थक हैं और इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये कहाँ काम करती थी और कितने लोगों को हराई है? ये 5 लोग हराई हैं। इनके मुकाबले में 6 थे ये लेकर के। 5 हार गए हैं। ये जीत गई हैं। इससे पहले ये भट्टे में भी काम करती थी, मजदूरी भी करती थी। हम लोग जब नरेगा में मुखिया थे तो इनको काम देते थे, इनके पूरे परिवार को, तो बहुत ऑनेस्ट देखा, ईमानदारी इनके अंदर देखा। तो हम लोगों ने फैसला किया कि ईमानदार आदमी को लाया जाए। दूसरी मांझी भी हैं और बैकवर्ड दलित में सबसे माने पिछड़ी जाति में अभी यही लोग देखे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इनको दिया जाए और लोगों ने हम लोग पर विश्वास करके वोट इनको दिया। कहने का मतलब कि ये खुद मनरेगा की मजदूर थी, लेकिन अब मुखिया बनकर अब अपने जैसे लोगों को ये काम दिलाएंगी और विकास करेंगी, जैसा इनका कहना है। तो ये लोकतंत्र का परिणाम है, लोकतंत्र का नतीजा है कि चुनाव के मौके पर ऐसे लोग भी चुनाव जीतकर आ रहे हैं और जनता की सेवा करने के लिए सोच रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात बिहार में बालू खनन की, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। बिहार में आज से 8 जिलों में खनन की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया में बालू का खनन अभी बंद रहेगा। वहीं रोक हटने के बाद नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर और अरवल में खनन का कार्य शुरू हो सकेगा। आपको बताते चलें कि हर साल एनजीटी 1 जुलाई से खनन पर रोक लगा देती है
और इसके बाद 1 अक्टूबर को रोक हटाकर खनन का कार्य एक बार फिर से शुरू होता है। हालांकि पटना सहित 5 जिलों में इस बार खनन कंपनी ब्रॉडसन ने खनन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 1 मई से ही खनन का कार्य बंद था। बेतिया में बालू खनन शुरू करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे बालू कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। देखिए, जिले में करीब 1 दर्जन बालू घाटों पर खनन का काम जो है वो किया जाता है और शहर के सुप्रिया रोड पर लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। महीनों से बंद पड़े बालू खनन को सरकार ने हरी झंडी दे दी है और बेतिया सहित 8 जिलों में बालू खनन का काम जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। अभी मैं बेतिया के इस NH 727 पे स्थित एक बालू मंडी में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि अब लोकल स्तर पे जो बालू होगा वो लोगों को मिलेगा। और आप देखिए किस तरह से बालू का यहाँ भंडारण। अभी सोन सैंड जो बाहर से बालू आता था, काफ़ी महंगा बालू लोगों को मिल रहा था बंद होने के कारण, लेकिन अब जब सरकार ने हरी झंडी दे दी है और बालू खनन खोलने की इजाज़त दे दी है, तो इस परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आप देखिए ये NH 727 पे ट्रक जो है, जितने भी ट्रक हैं बाहर से बालू लेकर यहाँ आते थे। इस बीच में बालू जो था लोगों को काफ़ी मिलना जो बहुत मुश्किल हो गया था और काफ़ी ऊंची कीमत पे बालू लोगों को मिला करते थे। हमारे साथ यहाँ के मंडी के जो बालू के जो बिक्री करते हैं वो हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे उनसे। क्या कुछ है बालू का जो आज से खनन शुरू हुआ है, क्या होगा इससे, क्या फ़ायदा होने जा रहा है? बालू के खनन शुरू होने से ये लोकल बालू की उपलब्धता बढ़ेगी। जो आमजन हैं जो लोकल बालू लगाकर अपना घर बनवाते हैं या रिपेयरिंग का कोई भी तरह का घर का काम कराते हैं, तो उनको कुछ सस्ते दर पर बालू मिलने की उम्मीद है। हम तो बालू लेने के लिए आए थे, घर बना रहे हैं। अच्छा, कई महीनों से तो नहीं मिल रहा था। बालू नहीं मिल रहा है घर बनाने के लिए, तो कोरोना के चलते घर बंद है। अभी बालू सुने हैं कि 1 तारीख से खुलने वाला है, तो वही आए हैं बालू के रेट पता करने। तो अब लोकल बालू तो है नहीं, लोकल बालू सोन सैंड का है। अब खनन होगा तो मिलेगा आपको सुविधा? तब देखिए सरकार क्या सुविधा देती है, मिलता है कि नहीं मिलता है कि नहीं। तो ये NGT द्वारा जो ये जारी किया गया है आदेश कि अब बालू आज से स्थानीय स्तर पर खनन होगा, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोकल बालू जब बाज़ार में उपलब्ध होंगे तो उसके कीमत में भी गिरावट आएगी और लोगों को काफ़ी सहूलियत भी होगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और अब बात आज होने वाली महाआरती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत बीजेपी की तरफ से आज बिहार के कई जिलों में गंगा आरती और दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना के भद्र घाट पर भी बड़े पैमाने पर गंगा आरती, दीपदान और लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। गंगा आरती को लेकर बीजेपी के नेता सुबह से ही भद्र घाट पर आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं उससे पूर्ण करने में जुटे हुए हैं। देखिए, इस वक्त भी ये तैयारियां चलती हुई। संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी के द्वारा सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 20 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पटना के भद्र घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आज यहाँ गंगा आरती होगी, दीपदान का कार्यक्रम है। साथ ही साथ यह कार्यक्रम बिहार के कई जिलों में अलग अलग जगहों पर भी आयोजन किया गया है। लगभग 20 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां गंगा आरती और दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सुबह से ही देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि शाम में एक बड़ा आयोजन है। गंगा आरती होगा, दीपदान होगा, उसके साथ ही एक लेजर शो भी है और इसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई जो बड़े चेहरे हैं बिहार बीजेपी के वो इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। प्रभाकर जी, एक बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर जिसका आप लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया। 135 करोड़ भारतीयों की आशा और आकांक्षा के प्रतीक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस जन्म दिवस भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के तहत बना रही है। उसी के तहत आज भद्र घाट पर एक महाआरती का आयोजन किया गया है। महाआरती में
जहां भारत सरकार के मंत्री के साथ साथ बिहार सरकार के कबीना मंत्री भी उपस्थित रहेंगे, बिहार के बड़े चेहरे उपस्थित रहेंगे। वहीं जो व्यवस्था की गई है उसमें 5 सेट आरती की व्यवस्था की गई है जो बने बहुत शानदार है, बाहर से मंगाया गया है। उसके अलावा लेजर शो होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर हम सभी बिहार के जिलों में 71 ऐसे नदी और घाटों की सफाई के कार्यक्रम हम सब लोगों ने सुबह में रखा है और उनके संसदीय जीवन के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस 20 वर्ष पूरे होने पर हम लोगों ने 20 नदियों के शाम में हम सब लोगों ने गंगा आरती और उन नदियों के आरती के कार्यक्रम को रखा है। गंगा नदी है, गंगा नदी के स्वच्छता का जो अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, उस अभियान को सफल किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि अटल पथ को जेपी सेतु से जोड़ने का विवाद खत्म कर लिया गया है और जल्द ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाए को लेकर सरकार योजनाएं लगातार चला रही है और इसी योजना के तहत 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मुंगेर में बने पुल का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए नवादा से दनिया नेपाल बॉर्डर तक सड़क बनाई जाएगी। जो बॉटल नेक में फंसे हुए थे उनको भी निकालने का काम, जैसे अटल पथ को हम लोग जो जेपी गंगा से कनेक्ट करने वाले थे उसमें जो प्रॉब्लम था, लिटिगेशन था, उसको भी आज समाप्त हो जाएगा। उसको भी हम लोग वहाँ का जो एफसीआई का मामला और रेवेन्यू से हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब वो एजेंसी पहले से काम कर रही है। हम लोग का प्रयास है कि मार्च के पहले हम लोग वो अटल पथ को जनता जेपी गंगा पथ से जोड़ लेंगे। जमुई शहर आने वाले गरीब असहाय के रहने और ठहरने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रैन बसेरे का निर्माण किया गया था, लेकिन वो रैन बसेरे का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। शहर का एकमात्र रैन बसेरा जो कि सदर अस्पताल परिसर में बना था, इस रैन बसेरे में कभी वैक्सीनेशन सेंटर तो कभी कोविड वार्ड चलता है। मतलब लाखों खर्च होने के बाद भी इसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा जिनके लिए ये बनाया गया। शहर के एकमात्र रैन बसेरे का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई शहर आने वाले गरीब असहाय बेघर जिनके पास पैसे नहीं है कि वो होटल में रह सके, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा बना था, नगर परिषद के द्वारा बनाया गया था अस्पताल परिसर में जो सामने है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस रैन बसेरा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कारण कि ये रैन बसेरा में कभी कोविड वार्ड तो कभी वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया जाता है। कहने का मतलब कि रैन बसेरा जिस उद्देश्य से बना था वो अभी तक सामने नहीं आया, मूर्त रूप नहीं लिया है। आप देख सकते हैं जहाँ तक रैन बसेरा में तो अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अगर फर्स्ट फ्लोर पे की बात करें तो वहाँ पर कोविड वार्ड बना दिया गया है, लेकिन रैन बसेरा जो बना था, जिस उद्देश्य से बना था, वो मूर्त रूप नहीं हुआ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर टीवी लगा हुआ था, जो टीवी नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन वो भी देख रहे हैं कि इसी तरह से पड़ा हुआ है। रैन बसेरा में जो जिसकी ड्यूटी लगी थी वो भी यहाँ कर्मी नहीं है। रैन बसेरा बनाने का उद्देश्य था कि जो ग्रामीण सुदूर ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं, किसी भी कारण से शहर आते हैं, तो यदि वह असहाय हैं, गरीब हैं, यदि वह नहीं रहने के लिए उनके पास कोई पर्याप्त जगह है तो वह रैन बसेरा में आके रह सकते थे। लेकिन उसको तो मूर्त रूप में देखते हैं कि वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वह वैक्सीनेशन के लिए भी ऊपर में वैक्सीनेशन वार्ड बनाया गया, जो कि वह भी पूरी तरीके से सही नहीं चाहिए था। इसको और कहीं भी लगाया जा सकता था। जो कि कहने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर या कोविड वार्ड अस्पताल में बहुत सारे ऐसे भवन है, वहाँ पर हो सकता था, लेकिन रैन बसेरा तो एक ही जगह है शहर में, इसको तो मूर्त रूप दिया जाता ताकि लोगों को फायदा मिलता। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मुंगेर जिले में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीते सोमवार से शुरू किए गए अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक तरफ जहां जिले में कई जगहों पर टीकाकरण अभियान चलाया, तो वहीं गांधी जयंती के अवसर पर एक बार फिर नए सिरे से पूरे जिले में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की योजना है।
त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले अप्रवासी निवासियों का बिहार आना शुरू हो चुका है। इन दिनों दूसरे राज्यों से आने वाली शायद ही ऐसी कोई ट्रेन आपको मिलेगी जिससे यात्रियों का रेला बिहार के स्टेशनों पर न उतरता हो। ऐसे में जाहिर है बिहार में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे को भांपते हुए इन दिनों बिहार के मुंगेर जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के साथ साथ टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीते सोमवार भी मुंगेर के अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया और लोगों को टीके की डोज दी गई। को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहां पे वैक्सीनेशन सेंटर 2 अक्टूबर को बनेगा, वहां पे आके वो वैक्सीन ले लें। प्रत्येक पंचायत में हम लोग 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पे सभी लोग आकर लेंगे। कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते खतरों के बीच दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भीड़ ने मुंगेर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुंगेर जिला प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए जिला प्रशासन की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर आने वाले गांधी जयंती के अवसर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। वो 65.5% हो गया है और सेकेंड डोज हम लोगों ने 25% किया, जो हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे जो महाअभियान चल रहा है उसमें हम लोग सेकेंड डोज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सेकेंड डोज के जो लोग हैं जो बचे हुए हैं जिनका ड्यू डेट पूरा हो गया है उन लोगों को हम लोग ज़्यादा फोकस करें। बेशक त्योहार का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है। एक तरफ शहर से लेकर गांव तक के बाजार में रौनक रहती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में पैसा भी आता है। लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना के खतरों को देखते हुए ये वक्त सावधानी बरतने का भी है। उम्मीद है मुंगेर जिला प्रशासन की तरह बाकी जिलों का प्रशासन भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।